बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी इर्तज़ा दाऊद है। मेरे फार्म का नाम दाऊद डेरीज़ है। मैं थोड़ा सा पहले आपको इनिशियल अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। एज़ अ डेयरी फार्मर मैंने 2010 में डेयरी जो है वो शुरू किया और आज 11 साल बाद हम जहाँ पे हैं इसमें नो डाउट सबसे ज़्यादा मेरे परवरदिगार की, अल्लाह ताला की मेहरबानी है जहाँ पे हम पहुँचे। उसके बाद माँ बाप की दुआएं हैं और उसके बाद हमारी टीम है जिन्होंने हमें हेल्प आउट करके इस सारे मरहले से आज तक भी, मैं ख़ुसूसन रिज़वान साहब हैं जो हमारे फार्म मैनेजर हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हर मौके पे मेरा छोटा भाई बन के, ना कि फार्म मैनेजर बन के, ख़ुद पेन लेके यहाँ तक हमें पहुँचाया। अब तो मैं नाम से ही समझे ओनर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मैनेजमेंट चल रही है कि वो सारे मामलात संभालते हैं और बाकी हमारे जो हेल्पर्स हैं उनके साथ मिलके अल्लाह का शुक्र है हमारा निज़ाम चल रहा है। हमने जो स्टार्टिंग की वो तकरीबन 25 एनिमल से स्टार्टिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आज हमारे पास कोई टोटल हेड्स मिला के कोई अराउंड छोटे बड़े मिला के 300 हेड्स हैं। तो ये सफ़र बड़ा, इसमें ज़ाहिरी बात है जानवर हैं, इसमें आजमाइशें भी आती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना ये काम सब्र आजमाए इसमें अल्लाह ताला ने आउटपुट भी उतनी ज़्यादा ही दी है। मुझे शुरू से ही ज़ाहिरी बात है, जब हमने फार्म बनाया लोग कांटेक्ट करते थे, लोग पूछते थे कि जी फार्म कैसा जा रहा है, फार्म अच्छा है, प्रॉफिटेबल बिज़नेस है या नहीं है। फिर रिसेंटली कोई 3-4 साल से मैं क्योंकि साउथ पंजाब से, हम सादिकाबाद रिंगा खान से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे ट्रेंड ज़रा कम था, अपर पंजाब में ज़रा ज़्यादा था, सेंट्रल पंजाब में। तो रिसेंटली 3-4 साल में बहुत सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया। स्पेशली जब कोविड आया तो कोविड में लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे से कांटेक्ट किया, लेकिन कोई मजबूरियां थीं, आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग का मामला था, SOPs थे, उसकी वजह से लोगों से इन टच नहीं हो सके। लोगों की फ़ोन कॉल्स आती थी, जहाँ तक हम हेल्प आउट कर सकते हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उनको हेल्प आउट भी करने की कोशिश की। लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा जो मैं शुक्रिया अदा करूँगा और मैं जो सराहना चाहता हूँ वो इस ग्रुप के एडमिन्स हैं, जो जिनमें से बेशतर इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी काविशें जो हैं, उनकी मेहरबानियों से मैं समझता हूँ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लर्न कर रहे हैं। लोगों के सवाल होते हैं, लोगों के मसाइल होते हैं, लोग उस चीज़ को यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे पुट अप करते हैं और मैंने देखा सारे एडमिन्स ही उसको जो है जितना ज़्यादा हेल्प आउट करने की कोशिश हो सके वो करते हैं और उनको हेल्प आउट करते हैं। तो मैंने, क्योंकि लोग हमारे से काफ़ी कांटेक्ट करते हैं, लोग हैं सारों से, हम अनफॉर्चुनेटली कोई दूर बैठे हैं, कोई इस तरह है, तो मैंने कल सरफराज साहब को कॉल की, मैंने उनसे गुजारिश की कि अगर मुझे मौका दें, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ा एक वेलकमिंग जेस्चर दिखाया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप आएँ ऑनलाइन। तो मैं चाहता था, मैं प्रोफेशनली तो ना डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई प्रोफेसर हूँ, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ना मेरा कोई कह लें कोई डिग्री है डेयरी फार्म रिलेटेड, लेकिन मैं एज अ डेयरी फार्मर अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता था। और जो मैं चाहता ही हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की या हमारे नए फार्मर से होती हैं, वो गलतियाँ किए बगैर कोशिश करके आप लोग जो नए फार्मर्स हैं जिनकी ख्वाहिश है कि फार्मिंग की तरफ आएँ,
उनको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आउट कर सकें। और मैं समझता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ जितना ज़्यादा चलेंगे उतना ही ज़्यादा ये इंडस्ट्री कामयाब होगी। इस इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली किसी भी बिज़नेस में, पाकिस्तान में स्पेशली, मैंने देखा है कि हर जो बंदा नया आ रहा होता है लोग उसको समझते हैं कि ये पता नहीं हमारा कंपेटिटर है। तो मैं, आप लोग सारे समझदार हैं, मेरे से सीनियर्स भी हैं इस ग्रुप में काफ़ी। मैं पहले तो ये बात क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस में फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स भी मैं कोई कंपेटिटर नहीं देख रहा जो आप कहें कि जी आपको compete करेगा। अगर आप डेयरी बना लेंगे, आपका हमसाया डेयरी बना रहा है या आपका रिश्तेदार डेयरी बना रहा है, तो आप, क्योंकि इतना बड़ा गैप है इस डेयरी इंडस्ट्री में जो फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी हमें अशद ज़रूरत है। हमारे देखें जी, डेयरी इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि जिसको दूध को या बीफ है या कोई भी चीज़ है, फ्रॉम जो बच्चा एक पैदा होता है बुज़ुर्ग तक इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। और हमारे अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा मसला ये दूध की कमी तो है ही है, दूध की क्वालिटी में बहुत बड़ी कमी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जितने लोग इस इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे और एक दूसरे की हेल्प आउट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें इसमें फ़ायदा होगा। और ये गैप जो हम समझ रहे हैं गैप है, ये गैप ऑटोमेटिकली कवर होने की बजाय हम पिछला गैप हमें कवर करना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि क्वालिटी ऑफ मिल्क हमें जो है वो लोगों को देना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ बीफ, अच्छी क्वालिटी का बीफ लोगों को देना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का मटन देना पड़ेगा। तो कोई भी कैटल रिलेटेड काम है, हमारी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर और कैटल सेक्टर, चाहे वो डेयरी है, चाहे वो बीफ है, चाहे वो गोट फार्मिंग है, चाहे शीप फार्मिंग है, कोई भी। तो हम लोगों ने आप लोगों की मदद से, जितने एडमिन यहाँ पे बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इंशाल्लाह लोगों को हेल्प आउट करेंगे, अल्लाह ताला हमारे तो बरकत डालेगा ही। और जो लोग इससे फ़ायदा हासिल करेंगे वो लोग हमारा फ्यूचर है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है। हम एक ऐसा मुल्क है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है, हमें ऐसा मुल्क अल्लाह ताला ने अता किया है जिसमें हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। हर तरह का घास हम ग्रो कर सकते हैं, हर तरह की ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है, हर तरह का टेम्परेचर हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें कोशिश करके इकट्ठे मिल के इस सेक्टर को जो है आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा आज कि मैं समराइज़ करके जो चीज़ें मैं आपको बता सकूँ, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जो चीज़ें हमें हेल्पफुल हो सकती हैं, जो चीज़ें हमारी डेयरी में हमें चाहिए, जिनसे मैं गुज़रा, मैं आपको वो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको आसानी हो अगर आपने डिसीजन लेना है डेयरी सेक्टर में आने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा डेयरी फार्म अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं खुद भी आपको बताया कि हमने एक स्मॉल स्केल से ये काम शुरू किया, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहते हैं कि जी मैंने 10 जानवरों से स्टार्ट करना है, जी मैंने 20 जानवरों से स्टार्ट करना है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आप स्टार्ट करें, आप अच्छे तरीके से स्टार्ट करें, आप अपने हमसायों को पहले सप्लाई दें, आप अपने रिश्तेदारों को सप्लाई दें, आप उन लोगों को सप्लाई दें जो लोग इस आपके क्वालिटी ऑफ मिल्क को जो अप्रिशिएट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे से आगे बरकत डालेगा। और आपको जो चीज़ हमें ख्वाब लगती थी 10 साल पहले, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम उस लेवल पे खुद ही पहुंच गए। तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहले डेयरी में आपको पैशनेट होना ज़रूरी है, आपको जानवरों से प्यार ज़रूरी है। अगर आप अपने जानवर से प्यार करते हैं, आपको ये नीयत साफ़ है कि मैंने ये बेज़ुबान जानवर की खिदमत करनी है और इसको मैंने जो है इससे, चाहे मुझे अगर किसी टाइम पे प्रॉफिट नहीं भी हो रहा, लेकिन मैंने इसकी हेल्थ का सबसे पहले ख्याल रखना है, तो अल्लाह ताला यकीन जाने वो जानवर आपको कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला उसके थ्रू आपके काम में बरकत ज़रूर डाल देगा। तो सबसे पहला
सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि आपको अगर जानवर पसंद हैं, वो रखने का शौक़ है, आप जानवरों के बारे में पैशनेट हैं, उनकी आप खिदमत कर सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं, तो फिर आप डेयरी सेक्टर की तरफ आप डिसीजन लें कि जी हमने डेयरी बनाना है। अगर वो शौक़ आपका मतलब उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो इसी सूरत में बढ़ सकता है कि अगर आप उसको ख़ुद टाइम दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लोग अक्सर जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं जी हमने एज अ साइड बिज़नेस करना है। देखें, आपका कोई भी बिज़नेस है, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपकी कोई शॉप है, आपका पेट्रोल पंप है, आपका कोई भी बिज़नेस है, ट्रेडिंग का बिज़नेस है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चीज़ें जो हैं वो चीज़ें वेट कर सकती हैं। उनको 5-6 घंटे अगर आप डिले हो गए, आप नहीं गए, तो कोई मसला नहीं है। जानवर ऐसी चीज़ है जिसको आपकी केयर 24 आवर्स चाहिए ही चाहिए। तो ये सोच के डेयरी बिज़नेस में आए कि आप एब्सोल्युटली अपना टाइम जो है, अगर आप डेयरी फार्म बनाना चाह रहे हैं तो आप एब्सोल्युटली अपना टाइम डेयरी फार्मिंग को दे सकते हैं और आप इसको एज अ प्राइमरी बिज़नेस कर सकते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली शुरू से ये हो रहा है कि ये कन्वेंशनल बिज़नेस चल रहा है कि जी ठीक है जी, हमारे पास ज़मीन अपनी है तो ये बिज़नेस कर लेते हैं, इसमें जी फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, अगर आपने डेयरी करना है तो आप इसको प्रॉपर डेयरी को एज अ बिज़नेस समझ के और इसको प्रॉपर तरीके से आप करें। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास जो डेयरी बनाने के लिए फ़ंड्स हैं वो कितने मौजूद हैं। मैं लोगों को अक्सर ये बात करता हूँ कि लोग मेरे से सवाल करते हैं कि जी हमारे पास मिसाल के तौर पे कह लें कि जी 1 करोड़ रुपए हैं और हम डेयरी बनाना चाहते हैं। तो होता ये है कि जी मैंने 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया जी शेड्स के ऊपर और अपने मिल्किंग मशीन्स के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर। 50 लाख के मैं जानवर ले आया। 4-5 महीने बाद क्या होगा कि आपके फंड्स टोटली डिप्लीट हो चुके हैं। आपने फीड जो ख़रीदी थी वो आपकी ख़त्म हो गई है। नो डाउट आपको उन एनिमल से पैसे आ रहे होंगे, बट क्या होगा कि आगे जो आपने री इन्वेस्ट करने वो आपके पास उतने फंड्स नहीं बचे, तो आपका फार्म वहीं पे स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। जब आपके 6-7 महीने बाद वो जानवर प्रेग्नेंट होंगे, दूध कम कर जाएंगे, अगले लैक्टेशन के लिए ड्राई हो जाएंगे, तो आपको फार्मर्स को ये लगता है कि जी हमें लॉस आना शुरू हो गया, तो फार्मर्स उस चीज़ से घबरा जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, हर बंदा जो है वो पैसे लगाना पहले ही सोचता है कि जी मैंने सारे फंड्स तो लगा लिए, मैं अब क्या करूँगा। तो वो एंड पे क्या होता है, वो जो मामलात हैं वो आपके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और वो तंग आके डेयरी फार्म बंद करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने डेयरी फार्म बनाना है, आप सबसे पहले अपनी हाउसिंग, जिधर आपने जानवर खड़े करने हैं, अपने शेड, उसमें पंखे, उसमें शावर, उसमें बाकी चीज़ें जो जो लवाजमात आपको चाहिए, मिल्किंग मशीन चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए, पहले सबसे हाउसिंग का इंतज़ाम करें। सेकेंडली आप फीड का इंतज़ाम करें। फीड अगर आपकी ज़मीन अपनी है वेल एंड गुड, अगर आपकी ज़मीन अपनी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं जी मैं ज़मीन ख़रीद के ये करता हूँ। जिस चीज़ का भी सीज़न आता है, बेसिकली 2 चीज़ें हैं जो मेन ज़रूरत है आपकी। एक चीज़ है डेयरी में साइलेज और एक है फ्रेश फॉडर जो आपने देना है। तीसरी चीज़ है आपके कॉन्सेंट्रेट, जिसको हम वंडा कहते हैं। तो आपके पास साइलेज के लिए एक्स्ट्रा ज़मीन अवेलेबल नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप सीज़न आता है, आप डेयरी बनाना चाहते हैं, आप पूरे साल का, जैसे कि अभी पीछे सीज़न गुजरा है पिछले महीने, आप पूरे साल की मेज़ इकट्ठी ख़रीदें, उसको आप बंकर में डंप कराएं। जितने भी जानवर आपने लेने, आप 10 जानवर के हिसाब से हिसाब लगाते हैं जी हमारा साल का हमें जी 10 टन चाहिए साइलेज। आप 10 टन साइलेज स्टोर करें और आप उसको बंकर में डाल दें ताकि आपके पास पूरे साल का साइलेज अवेलेबल हो। आपको फॉडर के लिए आपके पास ज़मीन थोड़ी है, आप पहली दफ़ा जब आपने बनाना है डेयरी फार्म तो आप 6 महीने के फॉडर का इंतज़ाम कर लें, आप उसको स्टोर कर लें, तो एटलीस्ट आपके पास 6 महीने से लेकर साल का वंडा है आपका। वो ऑब्वियसली आपने फ्रेश डालना है, आपने हर चीज़ प्रोक्योर करनी है, लेकिन वो कोशिश करके
अगर आप स्टोरेज बना सकते हैं वो भी आप पहले ख़रीद के रख लें। एंड पे आती है एनिमल्स की बात। एनिमल्स जो आपने ख़रीदने हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिस बात पे मैं अक्सर लोगों को स्ट्रेस करता हूँ कि एनिमल्स जो आपने ख़रीदने वो ज़रूरी है कि एनिमल्स आप जेनेटिकली प्रूवन एनिमल्स ख़रीदें। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है, जो हमने भी जिन चीज़ों के थ्रू गुजरे, मैं इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, जानवर जाके ख़रीदा, जानवर का आज हमने देखा जी 20 से 25 लीटर दूध है, वो जानवर 6 महीने बाद पता लगता है जी उसका 8-10 लीटर दूध रह गया। वो जानवर अपनी फीड कॉस्ट ही नहीं पूरी कर रहा होता। आप जानवर इनिशियली थोड़े ख़रीदें, थोड़े ख़रीद के आप जानवर ऐसे ख़रीदें जो जेनेटिकली प्रूवन हो। जेनेटिकली प्रूवन का मतलब कि उनकी माँ के मिल्क रिकॉर्ड का आपको पता है कि वो कौन सा सीमन उनको लगा हुआ था जिससे वो पैदा हुए, उनकी नानी का रिकॉर्ड पता हो, अगर नानी नहीं चले माँ तक रिकॉर्ड पता हो कि एटलीस्ट आपको पता है जो आप हेफर ख़रीद रहे हैं या बच्ची ख़रीद रहे हैं या गाय ख़रीद रहे हैं उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। अगर उसका रिकॉर्ड अच्छा है, उसका मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो हमें ब्रीड्स दी हैं, जैसे हमारे बफलोज़ हैं, लोकल काउज़ हैं, बेहतरीन जानवर हैं, उनमें नो डाउट कि कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिसको हम कहें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन पे ब्रीडिंग नहीं करा सके। जैसे हमारे लोग अब बाहर से गिर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, हमारे लोग कोई और ब्रीड्स इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे ब्राह्मण का यहाँ पे ट्रेंड बन गया, तो साहिवाल जो हमारी है वो एज़ गुड एज़ ब्राह्मण है। हम अगर अपनी ब्रीडिंग अच्छी तरीके से करते हैं, हम अच्छी लेग्स वाले, अच्छे खूबसूरत मुंह वाले, अच्छी हाइट वाले, अच्छी वेल वाले बुल्स यहाँ पे प्रोड्यूस करते और उनसे हम आगे ब्रीड लेते, तो आज हम ब्राह्मण के मुकाबले में खड़े होते, शायद लोग साहिवाल का सीमन इंपोर्ट कर रहे होते। गीर है, गीर दूध में अच्छी है, हमारी चोलसानी एज़ गुड एज़ गीर है। हमने क्या, सिर्फ मसला हुआ कि हमने जेनेटिक ब्रीडिंग नहीं कराई। तो हमारे पास फिल फॉर जो ऑप्शन है, अगर तो आप लॉन्ग वे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ब्रीड कराएं, वो रेजिस्टेंट भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन अगर आप प्रॉपर डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास चॉइस जो बचती है वो बचती है कि हम जानवर जो लेके आए हमें मैक्सिमम दूध की आउटपुट दे सके। तो हम ऑस्ट्रेलियन काउस पे ऑप्ट करते हैं, हम डच पे ऑप्ट करते हैं, लोग अमेरिकन ख़रीद रहे हैं। लेकिन उसमें भी मैं कहना चाहूँगा आपके पास बेस्ट चॉइस जो इस वक्त अवेलेबल है वो आपके पास अवेलेबल है जो आपके यहाँ पे फार्म ब्रेड एनिमल्स हैं, जो अच्छे फार्म्स पे एनिमल ब्रीड हुए हैं, जो हेफर्स पैदा हुई हैं, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे 2-2, 3-3 जनरेशन का मौजूद है। आप अगर 4 लाख का एनिमल वो ख़रीदना चाहते हैं, आप वो दूसरा एनिमल जो यहाँ पे ब्रीड हुआ है वो रेजिस्टेंट भी है हेफर, वो दूध भी अच्छा दे रही है, उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, 5-6-7 हज़ार लीटर दूध है, तो आप वो ख़रीदें जाके। आप अपने फार्म को सस्टेनेबल बनाएं। मैं बात बीच में जो मैं आपको करना चाह रहा था वो ये है कि आपने 30 एनिमल्स का फार्म बनाना है, तो आप इनिशियली 10 एनिमल्स ख़रीदेंगे। आप 10 ख़रीदेंगे, आप 4-5 महीने बाद जब वो एनिमल्स दूध काम करेंगे तब आप 10 और डालेंगे। उसके बाद तकरीबन 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, या आप कह लें 6 महीने बाद, जब वो एनिमल्स दूध काम करेंगे तो फिर आप 10 एनिमल्स और डालेंगे। तो 30 एनिमल्स का फार्म डजेंट मीन कि आप 30 एनिमल्स इनिशियली डाल दिए और आपने वो डाल के और अपना काम शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होगा, आपको वो डिवाइड करने पड़ेंगे। वो इंशाल्लाह आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, वो 30 एनिमल्स के फार्म, तो आप 30 बजाय 50 पे पहुँच जाएंगे, लेकिन उसमें पेशेंस चाहिए। तो पहली चीज़, फार्मिंग करने के लिए आपको पैशनेट होना चाहिए जानवरों के बारे में, आपको उनसे मोहब्बत होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए, उनको टाइम देने का आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप उन पर इन्वेस्ट कर सकें वो टाइम। दूसरी चीज़, आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी, उन जानवरों की टेक केयर के लिए एटलीस्ट 1 साल तक की फंड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये काम अगर आपने पहले 10 जानवर लिए हैं तो नेक्स्ट जो 10 एनिमल्स आप लेंगे आप वो री इन्वेस्ट कर रहे होंगे पैसा। तो आपके पास कम अज़ कम ऐसे एलोकेशन, ऐसे फंड्स की मौजूदगी होनी चाहिए कि आप पहला कम अज़ कम 2 साल जो है अपने डेयरी फार्म से पैसे निकालने की बजाय वो आप री इन्वेस्ट करें और आप अपना जो आपका सिलसिला है वो आप किसी और सोर्स के थ्रू चला सकें। जब 2 साल बाद आपने जो तीसरा जो लॉट डाली 10 एनिमल्स की, वो जब आपके नियर टू ड्राई होंगे या 3-4 महीने उनको हो गए होंगे मिल्किंग में, तो आपकी जब फर्स्ट हिफर जो हैं, जो पहली आपने लॉट 10 एनिमल्स की ली, उनमें जो पैदा हुई बच्चियाँ, वो जब
पहली दफ़ा बच्चे देंगे तब आप समझेंगे आपका फार्म का प्रॉफिट शुरू होगा। तो इसको एज अ प्रॉपर बिजनेस लेके चलना है। पहले दिन नहीं कहना जी मैं जानवर ले आया हूँ 30 लीटर 40 लीटर दूध दे रहा है जी मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो गया। वो आपने पैसा री इन्वेस्ट करना है उन जानवरों पे। आपको कोई मशीनरी चाहिए, आपको जानवर जैसे आपने 10 और डालने, तो आप 6 महीने वो पैसा जो भी आप फीड के अलावा जो पैसा उसमें से रिजर्व करेंगे, जो आपके पास बकाया बचेगा, वो आप यूज़ करेंगे री इन्वेस्ट करने के लिए। ये नहीं मैं कह रहा कि उससे 10 के 10 एनिमल्स आ जाएंगे, हो सकता है 4 एनिमल्स के पैसे इकट्ठे हों, 5 क्यों, लेकिन आप री इन्वेस्ट करेंगे। जब 20 हो जाएंगे, 20 के बाद दोबारा आप री इन्वेस्ट करेंगे। तो जब आपकी बच्चियाँ आपके पास अवेलेबल होंगी, वो जब दूध में आ जाएंगी, तब आपका जो है इंशाल्लाह आपका ब्रेकिंग पॉइंट आप अचीव कर लेंगे। क्या होगा, पहले साल में आपने अपने अखराजात पूरे करने हैं, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है इन फॉर्म ऑफ जो आपके पास बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि आप कहें नहीं जी हमने 2 करोड़ पे इन्वेस्ट किया तो हमारा 2 करोड़ रुपया अगले मतलब चौथे साल में हमारा 2 करोड़ आ जाए। लेकिन आप जब इंशाल्लाह उस पर जब आप उसकी फीजिबिलिटी बनाएंगे, जो कि आपको हर साल बनानी चाहिए, जो आपको रिपोर्ट बनानी चाहिए कि हमारे अखराजात कितने हुए, हमने इनकम कितनी कमाई। इवन जो फॉडर आपकी अपनी ज़मीन से आ रहा है, आप ठेका लगाएं, आप उस पर देखें कि ये मेरे फॉडर पे अखराजात कितने हैं, वो पर केजी जो आपकी गाय खा रही है आप उस पर अखराजात लगाएं। और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉडर आपका अपना होम ग्रोन होना चाहिए, ग्रीन फॉडर एटलीस्ट। साइलेज जो है, जैसे मैंने कहा कि आप अगर आपके पास ज़मीन अवेलेबल नहीं है आप बाहर से ख़रीद लें। अगर लूसन आपको बाहर से 4 रुपये या 4.5 रुपये मिल रहा है या 2 रुपये मिल रहा है सीज़न में, या 2.5 रुपये मिल रहा है, तो आप जब अपना ग्रो करेंगे आपको 80 पैसे या 90 पैसे कॉस्ट कर होगा। साइलेज आप बाहर से ख़रीद रहे हैं, अगर आप अपनी ज़मीन पे ग्रो कर रहे हैं आपको तकरीबन 4 से 4.5 रुपये पड़ेगा। अगर आप जो फसल कहीं लगी हुई है, जैसे जो हमारे मेन मेज़ ग्रोइंग एरियाज़ हैं, वहाँ से आप इकट्ठा मेज़ ख़रीद के मकई ख़रीद के और वो चॉप करा के आप अपने फार्म पे लेके आते हैं, तो तब भी वो आपको 5 साढ़े 5 रुपये की कॉस्ट करेगी। बाहर से साइलेज बना हुआ ख़रीदेंगे वो आपको 8 से 9 रुपये कॉस्ट करेगा। तो ज़रूरी है कि फॉडर आपका अपना होना इस सारे मामलात में ज़रूरी है। आप एनिमल्स ले आए, चौथे साल में वो जो फिर अपनी बात पे वापस आता है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके एनिमल्स जो खड़े होंगे वो आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो उतने के इंशाल्लाह आपके पास एनिमल्स खड़े होंगे। तो क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ एसेट आपकी रिकवर हो गई इंशाल्लाह। फिर आ जाती है उनकी हाउसिंग की बात। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैनेजमेंट जो है वो डेयरी की है सक्सेसफुल होने के लिए। सबसे पहली चीज़ आपका स्टाफ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आज इस मौके पे अगर पहुंचा हूं तो मैं, जैसे रिजवान साहब मैंने आपको बताया मेरे मैनेजर हैं, मैं अल्लाह ताला की मदद के बाद, अपने माँ बाप की दुआ के बाद, अगर उनकी हेल्प ना होती, मेरे स्टाफ की हेल्प ना होती, मेरे एग्रीकल्चर के मैनेजर हैं आमिर साहब, उनकी हेल्प ना होती तो मैं यहाँ पे ना पहुँचता। और आज भी मैं कहने को सिर्फ अपने फार्म का मालिक हूँ, असल मालिक वो हैं, असल डिसीजन मेक पावर उनके पास है, असल चलाने वाले वो हैं। अगर उनके साथ आपका रिलेशन आप एज अ फैमिली मेम्बर है, अपने भाइयों की तरह है, या आपसे अगर बड़े हैं आपके बड़े भाइयों की तरह है, तो तब ही आप कामयाब हो सकते हैं। और ज़रूरी है कि उनको भी उतना ही लगाओ उन एनिमल्स के साथ जितना आपको, तब भी आपका रिलेशनशिप जो है आपके एनिमल्स के साथ और अपने स्टाफ के साथ बेहतर है। मैं कई एडमिन्स को यहाँ पे देखता हूँ जो ये शेयर करते हैं, जैसे आपने लेबर हैंडल करनी है, बड़ी अच्छी बात है। आप उनको खुश रखेंगे तो आपके एनिमल्स खुश रहेंगे, आपके एनिमल्स खुश रहेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा, आपको इंशाल्लाह खुद ही बरकत आपके काम में डाल जाएगी। सेकंड है, लोग मेरे से अक्सर सवाल करते हैं कि जी फ्रीजियन एनिमल्स जो हैं उनकी मैनेजमेंट मुश्किल है, पंखे चाहिए, शावर चाहिए, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने पहले भी आपको बताया, कैलकुलेशन होती है कि जी टोटल मिल्क प्रेजेंट मिल्क कितना जानवर का, 30 लीटर है, 35 है, 27 है, 25 है। आपने डेयरी में अगर कैलकुलेशन जानवर के दूध की करनी है तो बराए मेहरबानी पूरे साल के दूध की कैलकुलेशन करनी है, तब जाके आपको नज़र आएगा कि वो जानवर आपको क्या आउटपुट दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी हमारी चोलस्तानी गाय है, उसका पोटेंशियल है 2 से 2,500 लीटर। हमारी साहिवाल गाय है, उसका पोटेंशियल है बहुत बहुत अच्छी अगर गाय है 2,500 से 3,000 2,200 लीटर।
फ्रीजियन गाय जो है, जैसे जर्सी है, उसका 5,000 से कह लें 5,500 है। फ्रीजियन है, डिपेंड करता है किस जगह से आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं। इधर भी जो अच्छी ब्रीड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में जो ब्रीड हो रही हैं उनका बहुत अच्छा पोटेंशियल है। वो इस वक्त मैं देखता हूँ फार्म्स पे 7,000 से 8,000 लीटर प्रोड्यूस कर रही होती हैं जो पहला निकलते हैं। तो डिफरेंस कितना आ गया, ऑलमोस्ट कह लें 4,000 लीटर का चलें कह लें डिफरेंस आ गया। दूध का रेट अगर आप कैलकुलेट करते हैं, मैं मिनिमम भी लगाता हूँ, आप 80 रुपीज़ कैलकुलेट करते हैं तो पूरे साल में 3,20,000 रुपये का डिफरेंस आ गया बिटवीन, मतलब इनके इन बिटवीन क्रॉस एनिमल्स आते हैं वो तकरीबन 4,000 4,500 भी दूध दे जाते हैं। तो जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस में से सिर्फ आपने, बहुत ज़्यादा भी होगा, एक एनिमल पे आप 25 से 30,000 रुपया पूरे साल में एक्स्ट्रा खर्च रहे होंगे और आपको आउटपुट कितनी मिल रही है एंड ऑफ द डे 3 से 3.5 लाख आपको आउटपुट ज़्यादा मिल रही है। तो क्या हुआ, आपका प्रॉफिट उतना इंक्रीज़ कर गया। तो जानवर अच्छा लेना जो है ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ उसकी मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। जैसे बाहर वाले अक्सर जो एडमिन यहाँ पे मैं ग्रुप में देखता हूँ, ये कहते हैं कि जानवर जेनेटिकली अच्छा होना चाहिए। जानवर जेनेटिकली अच्छा होगा तो उसकी फीड एंड कीप भी उतनी अच्छी होनी चाहिए और उसकी केयर भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, आपके जो मैनेजर हैं या आप खुद कर रहे हैं, आप मतलब उसको खुद प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, आपने स्टडी किया है जानवर को, आप समझते हैं, तो वो तब जाके ये पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा डेयरी फार्म का। उसके बगैर डेयरी फार्म का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। आप जितनी मर्जी कोशिश करें, आपकी फीड नहीं अच्छी, आपका जानवर अच्छा है तब भी नहीं दूध मिल रहा। आपकी फीड बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है लेकिन आपके जानवर का ही पोटेंशियल नहीं है तब भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। आपकी हाउसिंग नहीं अच्छी तो जो आपके जानवर को बीमारियां, फीड बेशक अच्छी है, आपके जानवर को फिर भी बीमारियां आ रही हैं, जानवर गर्मी कर रहा है, वो जानवर फिर भी पोटेंशियल पे दूध नहीं दे रहा। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर जाके आप डेयरी फार्मिंग में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। फिर उसके बाद आ गई चीज़ आपका मैनेजमेंट। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, लोग जानवर की हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें लोग अक्सर क्वेश्चन कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर कि हमें जी ये हमारे जानवर को इशू है, ये इशू है। अनटिल अनलेस कोई ऐसा इशू है कि आपको नज़र आ रहा है कि आपका जानवर हैंडल हो सकता है, कोई खुदा ना खासा चोट लग गई है, कोई और इशू है, कोई काविंग में इशू है या कोई, तब तक तो आप अगर समझदार हैं, आपने पहले जानवर रखे हुए, तब तक तो आप उनको हैंडल कर सकते हैं। वरना आप देखें, हमारा फैमिली मेम्बर कोई होता है, हमारा बच्चा होता है, बीमार होता है, हम फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो प्रोफेशनल है, उसको पता है कि किस तरह इसको मैनेज करना है। हम उसको खुद अपने बच्चे को दवाई एक हद तक तो दे सकते हैं। मतलब मैं आज ही किसी से बात कर रहा था कि आप किसी को सर में दर्द है, टांग में दर्द है, दांत में दर्द है, तो आप पैनाडोल की गोली एकदम दे देंगे कि अच्छा यार दर्द तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने बीमारी ख़त्म करनी है। और बीमारी ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस बीमारी का, उसके सिम्टम पहले देखे जाएं कि क्या सिम्टम आ रहे हैं, क्या ये बीमारी है, किस वजह से ये हुई है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट उसी बीमारी का किया जाए। उसके लिए क्या है, प्रोफेशनल ज़रूरी है। तो आपके रेजिडेंट डॉक्टर हों, आप समझते हैं कि आप 100 लीटर की पे आप अपने, मतलब 200 लीटर की पे आप अपने डॉक्टर को पे करके आप फिर भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप बिल्कुल रखें। आप नहीं छोटे स्केल से स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक अपने इलाके के जो अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं और बहुत हेल्पफुल हैं, आजकल पढ़े लिखे लड़के जो बेलॉस भी मैं देखता हूँ हेल्प करना चाह रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनको अपने फार्म पे बराए मेहरबानी बुला के अपना जानवर चेक कराएं और फिर इलाज कराएं, ताकि आपको भी कल समझ आए कि इसका क्या जानवर का ट्रीटमेंट हुआ है। आप कोई फर्स्ट एड देना चाहते हैं, आप बिल्कुल दें। आप जैसे मैंने पैनाडोल की एग्जांपल दी, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप खुद कर सकते हैं। वैक्सीनेशन हैं, बहुत ज़रूरी हैं। विद टाइम आप मतलब देखते हैं कि वैक्सीनेशन का एक साइकिल है, वो साइकिल आपने लाजमी पूरा करना है अपनी जानवर की हेल्थ ऑप्टिमम, इम्यून सिस्टम ऑप्टिमम रखने के लिए। सफाई है शेड की आपकी, जैसे अब मौसम है ह्यूमिडिटी का, टिक्स का मौसम है, बीमारियां आती हैं, वो आपने अपने जानवर की सफाई ज़रूरी है, जानवर को अच्छा रखना है, हेल्थी रखना है सारा कुछ। तब जाके आप जो है इस डेयरी के बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। मसाइल मैं फिर वही जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, मैंने इसीलिए कह रहा था कि मैं समराइज़ करके बताना चाहता हूँ कि मसाइल यही हैं हमारी डेयरी में।
और कोई मसाइल नहीं है। जानवर है, अल्लाह ताला ने उसे ऐसा पोटेंशियल दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम मतलब कई चीज़ें अनइमेजिनेबल होती हैं कि यार एक जानवर आप सोचते हैं यार ये मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी ड्रीम होगी जी, मैं टीका देखता हूँ, मैं सीमन देखता हूँ कि जी ये 12,000 लीटर वाली गाय का मैं बुल का सीमन यूज़ करूँ। आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आप अगर नेक नीति से करेंगे, आप इंशाल्लाह 4 साल बाद देखेंगे आपके पास उसी पोटेंशियल की अपने फार्म पे गाय इंशाल्लाह खड़ी होगी, जो कि हमने खुद ट्रायल करके देखा। अल्लाह ताला करने वाला है, अल्लाह ताला की मदद के बगैर कुछ नहीं है। आप सदका दें, खैरात दें, अपने जानवरों की खिदमत करें, अल्लाह ताला हर चीज़ जो है वो इंशाल्लाह बेहतर कर देगा। फिर ये मैं यही कह रहा हूँ कि मैं समराइज़ करके जो बताना चाह रहा था कि फार्म जो है वो किस तरह बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द फार्म क्या होनी चाहिए, और मसले मसाइल जो आते हैं लोगों को वो इन्हीं चीज़ों के घूम फिर के आते हैं। तो ये मसले मसाइल छोटे से हैं, इनको आप हल कर लेंगे, आप इंशाल्लाह इसमें आपको पता भी नहीं लगेगा अल्लाह ताला कैसे इसमें बरकत डाल देगा। बाकी हमारे यहाँ पे मैं कुछ दिनों से देख रहा था, मैंने सरफराज साहब से भी कल मशवरा किया, ज़ाहिरी बात है सारे स्पेशलिस्ट हैं। मैं सॉरी फिर कहूँगा कि मैंने जैसे पहले बताया, मैं ना न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ना डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई प्रोफेसर हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर हो सकता है, कई चीज़ों में आप मेरे से बेहतर जानते हो आप, लेकिन हम एक दूसरे की हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। कोई एक चीज़ आज आप मेरे से सीखेंगे तो मुझे ये खुशी होगी कि हमने कोई चीज़ अचीव कर ली है। हमें अचीव करना है इंशाल्लाह, और हमने सारों ने मिल के, ये जितने ग्रुप मेंबर्स हैं, एडमिन्स हैं, हमने सारों ने अचीव करना है। तो मैं कुछ दिनों से देख रहा था यहाँ पे काफ़ी लोग पोस्ट कर रहे थे सीमन के हवाले से कि जी ये बोल है, ये अच्छा है, हम इसका सीमन जो है वो यूज़ कर लें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे पास प्रोफेशनल पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवेलेबल हैं। आप काइंडली जो भी सीमन यूज़ करना चाहते हैं, बजाय आप मेरे से पूछें, बजाय आप किसी और से पूछें, आप उस सीमन कंपनी के जिसका सीमन यूज़ कर रहे हैं उनके प्रोफेशनल्स को बुलाएं, अपनी गाय को एनालाइज करें, अपनी गाय को चेक करें। आपकी गाय का क्या कि अडर बहुत बड़ा है, अगर वो क्रॉस गाय है, जैसे क्रॉस काउस का तीसरे चौथे सूबे में जाके अडर काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो डिटैच जिसको हम कहते हैं, ज़रा थोड़ा लटक जाता है। आप वो चेक करें। जो बुल का आप सीमन यूज़ कर रहे हैं उसकी माँ का अडर कैसा था, उसकी अडर अटैचमेंट कैसी थी, क्या वो ऊपर तक था, प्रॉपर अटैच था। अगर उसके अडर अटैचमेंट अच्छी थी तो वो वाला बुल आप यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने अपनी गाय का अडर सबसे पहले बेहतर करना है। अगर आपकी एक गाय है जिसको लेमिनाइटिस का इशू आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग बोन वाला आप बुल चेक करें कि ये बुल है, इसकी लेग स्ट्रॉन्ग है, इसकी हाइंड लेग स्ट्रॉन्ग है, इसको कोई मसला नहीं आएगा, ये रिटेन कर सकता है, हम ये वाला बुल यूज़ करें। आपकी हिफर्स हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मुश्किल है, हमें भी शुरू में मुश्किल लगा सेक्स सीमन लेना, सेक्स सीमन महंगा है, लेकिन आप ये देखें कि आपके पास एक बच्ची जब पैदा होती है तो वो आपकी ऑटोमेटिकली, जब वो साल से 1.5 साल में जब वो गाय बनती है तो वो आपकी अपनी गाय से महंगी एक हिफर तैयार होती है। तो कोशिश करें सेक्स सीमन रखें। और फिर हिफर में, क्योंकि हिफर का साइज़ छोटा था, आप कोशिश करें जिस बुल की काविंग ईज़ कम हो, ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा होगी काविंग ईज़ उतना वो बच्चा, काविंग ईज़ का मतलब ये होता है उतना वो बच्चा आराम से डिलीवर कर देगी, क्योंकि वो छोटी हिफर है, उसको ज़रूरत है ताकि हेल्प ना चाहिए, खुदा ना खासा डिस्टोकिया ना हो जाए, तो वो वाला सीमन यूज़ करें। आपका मिल्क रिकॉर्ड जो है आपकी काऊ का ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो आप कोशिश करें आप वो वाला रखें सीमन जिसका फ़ैट थोड़ा बेहतर है। आपकी क्रॉस काऊ है, उसका फ़ैट ऑलरेडी बेहतर है, तो आप कोशिश करें आप अच्छे दूध वाली काऊ का जिसका 12-13 हज़ार लीटर दूध है उसको यूज़ करें। आपकी एक काऊ है जो जिसकी माँ आप समझ रहे हैं हिफर की तीसरे चौथे लैक्टेशन तक सर्वाइव की, वो नहीं उसके बाद चल सकी। आप लॉन्गेटिविटी देखें उस बुल की कितनी ज़्यादा है कि वो कितने सूए सस्टेन कर सकती है, वो वाला आप बुल यूज़ करें। आप देखते हैं कि एक जो है एक गाय है आपकी, वो प्रेग्नेंट नहीं बेसिकली हो रही, तीसरे सीमन पे जाके बेसिकली प्रेग्नेंट हुई है, तो आप ये देखें जिसकी फर्टिलिटी रेट जो है वो जिस बुल का अच्छा है आप वो वाला बुल उस पर यूज़ करें। तो ये चंद चीज़ें, मकसद मेरा कहने का ये कि आप एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करें अपनी गाय को दिखा के,
उसे कहें भाई हम पैसे भर रहे हैं, हम हक हलाल की रोज़ी है, हमने ये पैसे भरने हैं, आप हमें सजेस्ट करेंगे हमारी गाय के मुताबिक कौन सा बुल अच्छा है। कंपनी कोई भी हो, देखें आप टॉप 10 बुल्स हैं पूरी दुनिया में, हो सकता है नंबर 1 बुल किसी के लिए अच्छा हो, किसी के लिए अच्छा ही ना हो। वो गाय इतनी बड़ी हो कि आपकी ऑलरेडी गाय बहुत बड़ी है, जब वो आप बुल वो वाला सीमन यूज़ करेंगे तो उसका रंप एंगल जो बेसिकली कमर होती है वो बेसिकली थोड़ी कर्व में आ जाएगी, वो भी गाय के लिए बेहतर नहीं। हो सकता है आपके लिए जो टॉप 10 में से 9th नंबर वाला बुल हो वो सबसे ज़्यादा आपकी गाय को सूट कर हो, तो आप वो यूज़ करें, किसी के पीछे ना लगें, मेरे पीछे ना लगें। आप समझदार बंदे हैं यहाँ पे, समझदार स्पेशलिस्ट बैठे हैं ग्रुप में, आप उनसे कंसल्ट करें जो आपके लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनकी सर्विसेज यूज़ करें, वो आपको बेलॉस आपकी खिदमत, क्योंकि वो खुद मैं देखता हूँ इस ग्रुप के जो एडमिन हैं वो चाहते हैं कि आप बेहतरी की तरफ जाएँ, और उनको खुशी होगी जब वो गाय एक परफेक्ट गाय जब बनेगी तो हम इंशाल्लाह आज नहीं 5 साल बाद, 5 साल नहीं 10 साल बाद क्लेम कर रहे होंगे कि हम जो बाहर से जानवर इंपोर्ट करते थे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उससे बेहतर क्वालिटी के एनिमल्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये चंद चीज़ें थी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं जितना हेल्प आउट कर सकूँ कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे हम कंसल्ट करके एडमिन्स के साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। फिर दोबारा मैं एडमिन्स का शुक्रगुजार हूँ, और मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि जो आपका स्टाफ है वो आपके लिए आर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंस है, वो आपकी बैक बोन है आपके डेयरी की। वो उनके साथ जो है अपना रिलेशन बनाएं, उनको अगर आपने उनको मालिक बनाएं, उनको अथॉरिटी दें। अगर उनके पास अथॉरिटी होगी तो वो ख़ुद आपको शो करेंगे कि आप हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक इंशाल्लाह टॉपिक्स और होंगे तो उस पर भी हम इंशाल्लाह कंसल्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस पर हम डिस्कस कर सकें। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, हो सकता है कई चीज़ों में मैं गलत हूँ। तो ये चंद चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा था जो डेयरी के एक्चुअली फेलियर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, जिन चीज़ों की वजह से लोग जो बंद कर जाते हैं, जो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हाँ अगर हम इनको ओवरकम कर लेंगे, अगर इनको बेहतर कर लेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बरकत डालेगा। दुआ ये है कि अल्लाह ताला जितने ग्रुप मेंबर्स हैं, जितने एडमिन्स हैं, जितने हमारे डेयरी फार्मर्स हैं, जितने ज़िम्मेदार हैं, अल्लाह ताला सारों के माल में रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत डाले, उनको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। और हमारे भी आपके तवस्सुल से, आपकी दुआओं से हमारे भी काम में अल्लाह ताला बरकत डाले, और इंशाल्लाह हम एज़ डेयरी फार्मर्स इकट्ठे मिल के आगे ग्रो करें और पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह रोशन करें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।